जय हिंद। 2016 में जब नरेंद्र मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन को अनाउंस किया था, उसके बाद से जनता के मन में एक भय हो गया कि कब मोदी जी अचानक से आएंगे और रात को टीवी पे कुछ अनाउंसमेंट कर देंगे और जनता को उससे कहीं कोई दिक्कत ना हो। लेकिन 2019 के बाद मोदी जी की इस हेजेमनी को इस व्यक्ति ने छीन लिया। अब कभी भी अचानक से टीवी पे अगर ये व्यक्ति आता है तो लोगों के मन में भय आता है। कैसे? तो ये जो व्यक्ति हैं, इनका नाम है टेड्रोस एधानम। इनका परिचय ये है दैट ही इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 2020 से ये लगातार टीवी पे आ रहे हैं और पहले तो ये कोरोना के बारे में, कोविड-19 के बारे में आकर के इंफॉर्मेशन देते थे और अब ये एक नए वायरस को लेकर के लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन देने आ रहे हैं और उस वायरस का नाम है मंकी पॉक्स वायरस। 22 जुलाई 2022 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स वायरस को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। तो आज हम इन स्लाइड्स के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि मंकी पॉक्स वायरस है क्या, ये स्प्रेड कैसे होता है, इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं और इससे प्रिवेंट होने की टेक्निक्स क्या क्या हैं, दैट हाउ टू प्रिवेंट आवरसेल्फ फ्रॉम दिस वायरस। तो मंकी पॉक्स के बारे में अगर हम बात करें तो वायरसेस को अमूमन डिफरेंशिएट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेनेटिक मटेरियल दैट कैन बी डीएनए और आरएनए। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनका की जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, जैसे कि कोरोना वायरस। कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। सिमिलरली बैक्टीरियोफेज एक वायरस है, उसका भी जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। कभी कभी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, कहीं कहीं पे सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। सिमिलरली जो ये मंकी पॉक्स नामक वायरस है, इसका जेनेटिक मटेरियल एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। डबल स्ट्रैंडेड का मतलब ये होता है कि डीएनए की 2 स्ट्रैंड होती है और सिंगल स्ट्रैंडेड का मतलब होता है कि उसके जेनेटिक मटेरियल का केवल एक स्ट्रैंड होता है। तो इस प्रकार का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो मंकी पॉक्स वायरस का जेनेटिक मटेरियल है। मंकी पॉक्स वायरस एक जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज का मतलब प्राइमरी लेवल पर ये बीमारियां जानवरों में पाई जाती हैं, लेकिन अननोन नेचुरल प्रोसेस के थ्रू होता क्या है कि ये बीमारियां करने वाले जो वायरस जो एनिमल्स के अंदर होते हैं, वो बाय अननोन नेचुरल प्रोसेस उनकी एंट्री ह्यूमन बॉडी में हो जाती है। और अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर एंट्री ले करके वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने लगे, रिप्रोडक्शन करने लगे, अपनी नंबर ऑफ वायरसेस अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर वो एक्स्ट्रा और ज्यादा रिप्रोड्यूस करने लगे, तो वो पर्सन इल पड़ जाएगा, वो पर्सन बीमार हो जाएगा। और इस प्रकार के डिजीज जो कि एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर हो जाते हैं, उनको हम लोग जूनोटिक डिजीज कहते हैं। तो मंकी पॉक्स वायरस कि अगर हम इन पर्टिकुलर बात करें तो ये जनरली सेंट्रल अफ्रीका एंड वेस्टर्न अफ्रीका में के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है ये बीमारी। और कहते हैं कि उसी जगह से इस वायरस का और इस बीमारी का एक्सपोर्ट हुआ टू द वेरियस
डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लाइक यूरोप, यूएस, इन सारी जगहों पे कहते हैं कि वेस्टर्न अफ्रीका और सेंट्रल अफ्रीका से यह बीमारी एक्सपोर्ट हुई। अब नाम आता है कि इसे मंकी पॉक्स क्यों कहा गया, वाई दिस डिजीज इज कॉल्ड मंकी पॉक्स डिजीज। तो देखते हैं इसको। ये आप देख सकते हैं कि ये मंकी बंदर है, ये अफेक्टेड है मंकी पॉक्स वायरस से। आप देखेंगे इसकी पूरी बॉडी पर रैशेस पड़े हुए हैं, ठीक। तो अफ्रीका के जंगल में कहीं पे ये बंदर या इसके कोई जानकार बंदर जो कि उस वायरस से अफेक्ट हो रहे होंगे, हुए होंगे, उनका होता है शिकार। और शिकार होने के बाद जो अफ्रीका के आदिवासी हैं वो उसे लेकर के अपने घर जाते हैं कि आज एक बढ़िया डिनर किया जाएगा। उनको ये पता नहीं है कि ये जो बंदर है इसके अंदर स्मॉल पॉक्स फैमिली का एक वायरस ऑलरेडी एंटर्ड है। ये उस मंकी को ले जाते हैं अनहाइजीनिक तरीके से, अनप्रॉपर्ड वे में उस मीट को, जिसे बुश मीट कहा जाता है, यानी झाड़ियों वाला मीट, झाड़ी झंकाड़ पेड़ पौधों से जो भी हंटिंग करके हंटर्स एंड गैदरर्स जो भी भोजन करते हैं, मीट ले आते हैं, उसे बुश मीट कहा जाता है। तो वो घर जाते हैं, बढ़िया डिनर होता है इस बंदर का, और अगले 15 दिन बाद उनकी फैमिली में ये स्थिति हो जाती है। तो यहां पे क्या होता है कि उस बंदर के अंदर जो वायरस था वो ह्यूमन के अंदर एंट्री ले लिया, और अचानक से वो उस ह्यूमन बॉडी के अंदर रेप्लिकेट किया, और फिर उसका रीजन ये हुआ कि ये पर्सन भी उसी सेम वायरस से वही सिम्टम्स को जनरेट कर लिया जो कि उस बंदर के अंदर था। तो इन जनरल दैट सिम्टम्स वाज ऑब्जर्व्ड इन अ मंकी फर्स्ट टाइम, दैट इज व्हाई दिस वायरस इज कॉल्ड एज मंकी पॉक्स वायरस। आप देख सकते हैं इनको, दुर्दशा हो गई है। खैर आगे चलते हैं। अब हम ये देखते हैं कि मंकी पॉक्स फैलता कैसे है। तो फैलने की अगर हम बात करें तो इसके फैलने के 2 तरीके हैं। या तो ये एनिमल से डायरेक्टली आपकी बॉडी में एंटर हो जाए, वाइल्ड एनिमल्स से, और या तो आप ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आ जाएं जो कि ऑलरेडी इस वायरस के द्वारा इंफेक्शन जिसको हुआ है। तो अगर एनिमल्स की बात करें तो प्राइमरीली ये जो है ये रोडेंट्स के द्वारा फैलता है। रोडेंट्स मतलब जैसे कि चूहे, रैट्स, स्क्वेरल, गिलहरी, ये रोडेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो प्राइमरीली ह्यूमंस में ये रोडेंट्स के थ्रू एंटर लेता है। आप घर पे बेड पे सोए हैं हाथ लटका करके नीचे, और चूहा आया काट के चला गया, तो थ्रू एनिमल बाइट एक इन्फेक्टेड मंकी आपको पंजा मार दिया, स्क्रैच लगा दिया, तो आप इन्फेक्ट हो जाएंगे। या फिर ऐसे मीट को कंजम्पशन ऑफ बुश मीट, यानी आप ऐसे मीट को कंज्यूम कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड एनिमल से लिया गया हुआ है। तो एनिमल्स के थ्रू ये वायरस 3 तरीके से आदमी के अंदर एंट्री ले रहा है। पहला है बाइट्स, दूसरा है स्क्रैचेस, तीसरा है कंजम्पशन ऑफ बुश मीट। दूसरा जो है वो है पर्सन टू पर्सन इंफेक्शन। तो जब आप किसी भी इंफेक्टेड पर्सन के क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी में आएंगे, यानी कि बहुत नजदीक उसके आप पहुंच जा रहे हैं, इतना नजदीक कि उसकी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स से आप मान लीजिए उसने छींका और आपने वो ड्रॉपलेट्स अपने अंदर ले लिया, या उसके जो शरीर पे जो भी घाव हुए हैं उसके अंदर से जो फ्लूइड निकल रहा है उसके आप कांटेक्ट में आ गए, तो बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जाने से इन्फेक्टेड पर्सन के ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड करता है।
अभी हम पर्सन टू पर्सन स्प्रेड करना हम आगे और अभी डिटेल में देखेंगे। अभी हम जनरल एक ओवरव्यू ले रहे हैं। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? तो सिम्टम्स में है हाई फीवर, बहुत तेज बुखार, हेडेक, स्वॉलन लिम्फ नोड्स, लिम्फ यहां हमारे गर्दन पे यहां पे लिम्फ नोड्स होते हैं, इनमें स्वेलिंग आ जाना, पीठ में दर्द होना, बैक एक, और सबसे एक्सट्रीम जो स्टेज होती है उस स्टेज में बॉडी पे रैशेस डेवलप हो जाते हैं, जैसा कि आपने उस बच्चे के शरीर पे देखा। तो ये इन जनरल मंकी पॉक्स का स्प्रेड कैसे होता है और इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, हमने इस पर बात की हुई है। अब ह्यूमन टू ह्यूमन जो ट्रांसमिशन हो रहा है उसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि ह्यूमन टू ह्यूमन कैसे ट्रांसमिशन हो रहा है। कि अनप्रोटेक्टेड कांटेक्ट विथ रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, आप बस में जा रहे हैं, इन्फेक्टेड पर्सन आपके बगल में बैठा और छींक दिया 2-3 लाख वायरस आपके मुंह पे, तो इस प्रकार का अगर आपका कांटेक्ट हो गया तो आप इन्फेक्ट हो जाएंगे। लेशन मटेरियल, जो घाव है उससे निकलने वाला जो फ्लूइड है, पानी, अगर आप उस फ्लूइड के कांटेक्ट में आ जा रहे हैं तो भी आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। बॉडी फ्लूइड्स इसी सेम कैटेगरी का है, बॉडी फ्लूइड्स और लेशन मटेरियल। कॉन्टेमिनेटेड मटेरियल्स एंड सर्फेसेस, एक इन्फेक्टेड पर्सन आपके घर में उस बेड पर लेटा था, वो उठ के गया, आप भी जाके उसी बेड पर सो गए, तो इस प्रकार के कॉन्टेमिनेटेड मटेरियल्स के आप अगर कांटेक्ट में आ गए, बस में जा रहे हैं, कोई एक ऐसा इन्फेक्टेड पर्सन उस सीट पर बैठ करके गया हुआ हो, आप भी गए वहां पर बैठ गए, कांटेक्ट में आ गए, तो क्लोज प्रॉक्सिमिटी होनी इस केस में जरूरी है। ये एक एयरबॉर्न नहीं है कि हवा में फैल रहा है। जब तक कि आप इन्फेक्टेड पर्सन की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में नहीं आएंगे तब तक इस बीमारी के से आप इन्फेक्ट हो जाएं, ये बहुत कम चांसेस हैं इस बात के। फिर से म्यूकस मेम्ब्रेन, आईज एंड माउथ, आईज एंड माउथ के थ्रू ये बॉडी में आपके एंटर कर जाए, आपने उसको टच किया, फिर आंख रगड़ दिए, गया अंदर। तो ये है जनरली ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के कुछ तरीके जिसके थ्रू ये वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में एंटर करता है। अब मंकी पॉक्स का सिम्टम का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो 5 to 21 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब यह होता है कि सपोज दैट आज आप वायरस से इन्फेक्ट हुए और उस वायरस से इन्फेक्ट होने के बाद पहला सिम्टम जितने दिन में डेवलप हो, मान लीजिए सपोज दैट बुखार आया, तो फ्रॉम द आज आप इन्फेक्ट हुए हैं और बुखार आने में इन दोनों चीजों के बीच का जो टाइम होता है उसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। यानी कि द अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम and the time between the person when the person gets infected by the virus and the appearance of the first symptom, that time gap is called as incubation period. फिर जब फर्स्ट सिम्टम आ जाता है कि हाँ हल्का सा बुखार आया आपको, तो फिर 1 से 4 दिन के अंदर आगे उस पीरियड, उस फर्स्ट सिम्टम के आने के बाद जो 1 से 4 दिन का गैप होता है उसे हम फेब्रिल स्टेज कहते हैं। यानी दिस पीरियड इज कॉल्ड फेब्रिल पीरियड, द पीरियड ऑफ हाई फीवर। इसमें इन्फेक्टेड पर्सन जो है ये बहुत ही ज्यादा फीवर इसको हुआ रहेगा। तो ये 1 से 4 दिन तक सिम्टम आने के बाद 1 से 4 दिन तक इसको खूब फीवर रहेगा। फिर उसके बाद तीसरी स्टेज और जो इसकी मोस्ट डेंजरस स्टेज होती है वो होती है रैश स्टेज। बॉडी पर रैशेस का आना, दाने निकलना, और ये जो है ये 2 से 4 वीक तक आपकी शरीर पे रहता है। रैश ऑन द स्किन। और फिर जो इसकी लास्ट स्टेज है वो है रिकवरी स्टेज। इसमें वो जो रैशेज आए हैं ये अपने आप खत्म होते हैं और पर्सन वापस से रिकवर करने लगता है।
तो इन जनरल अगर देखा जाए तो इसके 4 पीरियड्स में आप इसके पूरी लाइफ साइकिल को आप डिफाइन कर सकते हैं। द फर्स्ट पीरियड इज द इंक्यूबेशन पीरियड, यानी कि द टाइम गैप बिटवीन द इंफेक्शन एंड द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट सिम्टम। दूसरा है फेब्रिल स्टेज, जब जिस स्टेज में फीवर होता है, दैट लास्ट फॉर 1 to 4 days। थर्ड एंड द मोस्ट डेंजरस स्टेज इज द रैश स्टेज, ये 2 से 4 वीक तक रहता है, यानी 1 महीने के लगभग। और फिर उसके बाद से रिकवरी स्टेज है, जिसमें कि आदमी रिकवर कर जाता है। ठीक है, अब क्लिनिकल सिम्टम्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसमें बस खाली ये 2 पॉइंट देखने लायक है कि ये और ये भी देख लीजिए कि मंकी पॉक्स इज यूजुअली सेल्फ लिमिटेड डिजीज विद द सिम्टम्स लास्टिंग फ्रॉम 2 to 4 weeks। मतलब ये जो डिजीज है ये खुद होगा और खुद ही खत्म हो जाएगा, इसके लिए कोई मेडिकेशन करने की जरूरत नहीं है। ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगा और उसके बाद से ये स्वयं खत्म हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज कि क्या इससे सीवियर ये हो सकता है, तो यस, सीवियर केसेस कैन अकर। सीवियर केसेस कैसे हो सकते हैं कि हो सकता है कि ये जो बॉडी पर रेशेज आ रहे हैं, कई कई लोगों में ये भी केसेस देखा जाता है कि उनके गर्दन के अंदर भी रेशेज आ जाते हैं, वो फोड़े वगैरह ये गर्दन के अंदर भी बन जाते हैं, तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो सीवियरिटी बढ़ सकती है इसकी। द केस ऑफ फैटेलिटी रेशियो हैज बीन अराउंड 3 to 6%, यानी जिस व्यक्ति को हुआ है तो 100 में से 3 से 6 लोगों की मृत्यु हो जाती है। ये इसकी फैटेलिटी रेशियो जो है वो है 3 to 6% की। फिर अब देखते हैं कि क्या इसकी और वायरसेस से क्या सिमिलैरिटी है। तो वायरस की एक फैमिली है पॉक्स वायरस। तो मंकी पॉक्स, चिकन पॉक्स, मीजल्स या एक हम कहें स्मॉल पॉक्स, ये सारे के सारे एक ही फैमिली के वायरस हैं जिनको कि हम इन जनरल पॉक्स वायरस कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं कि अगर कोई पर्सन इन डिफरेंट पॉक्सेस से अगर अफेक्ट हुआ है तो उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो फीवर की अगर बात करें तो अमूमन मंकी पॉक्स में, चिकन पॉक्स में, मीजल्स में, सब में फीवर का टाइम गैप लगभग सेम ही है। यहां पर 1 से 3, यहां पर 1 से 2 दिन, एक वहां पर 3 से 5 दिन, तो लगभग सेम फीवर का टाइम। रैशेस की बात करें कि रैश अपीयरेंस की, तो रैश जो है यहां पर क्या होता है कि पहले ही स्टेज में है, यानी कि एक बार आपको हो गया फिर नए नहीं निकलेंगे, एक ही बार में बॉडी में निकलेगा और फिर उसके बाद से नया नहीं निकलेगा, वहीं कंटिन्यू रहेगा पूरे 1 महीने तक। लेकिन चिकन पॉक्स में क्या होता है और मीजल्स या स्मॉल पॉक्स में कि पुराने फूटते रहते हैं, नए निकलते रहते हैं। तो यहां पर मल्टी स्टेज पर रैशेस का डेवलपमेंट होता है, यहां पर सिंगल स्टेज है। रैश डेवलपमेंट की अगर हम स्पीड देखें तो मंकी पॉक्स में दाने धीरे धीरे निकलते हैं, रैशेस जो हैं वो धीरे धीरे आते हैं। लेकिन चिकन पॉक्स और मीजल्स या स्मॉल पॉक्स में क्या होता है कि ये सडनली पूरी बॉडी पे फैलेंगे। यहां पे क्या होगा कि पहले दिन 1 निकलेगा, फिर 2 दिन बाद 2 निकलेगा और फिर धीरे धीरे वो निकलेगा। ये रैपिड आएंगे एक बार में। कौन? चिकन पॉक्स और मीजल्स। रैश डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें, देखिए बीमारी सबसे जो खतरनाक है इसमें रैश ही है, तो हम रैश के बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ रहे हैं कि रैश डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो मोर डेंस ऑन फेस, प्रेजेंट ऑन पाम्स एंड सोल। रैशेस आएंगे तो पूरी बॉडी में, लेकिन मंकी पॉक्स के केस में फेसेस पे, हथेलियों पे और सोल्स पे भी आएंगे रैशेस। चिकन पॉक्स के केस में ये चीज नहीं है, चिकन पॉक्स केवल बॉडी पे होगा, वो पाम्स सोल्स पे नहीं होगा। और स्मॉल पॉक्स या मीजल्स की बात करें तो ऐसे कई केसेस देखे गए हैं जहां पर कि पाम्स या सोल्स में भी आते हैं, लेकिन इसमें तो जरूर आएंगे पाम्स एंड सोल्स पे, और ये सबसे पेनफुल होता है क्योंकि आप फिर हाथ से कुछ उठा भी नहीं सकते हैं, प्रॉब्लम इसमें बहुत ज्यादा आती है। लिम्फेडेनोपैथी यानी लिम्फ नोड में स्वेलिंग इसमें प्रेजेंट है। मंकी पॉक्स में आपका अगर आपको हुआ तो लिम्फ नोड्स पक्का स्वेल करेंगे, चिकन पॉक्स में नहीं होगा।
मीजल्स या स्मॉल पॉक्स पे हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं, नहीं भी हो भी सकता है, लेकिन इसमें कंफर्म है कि लिम्फ नोड में स्वेलिंग, यानी यहां लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग जरूर आएगी। अगर डेथ की बात करें तो अप टू 10%, 100 में से 10 लोगों की मृत्यु इसमें होती है। चिकन पॉक्स में रेयर है कि किसी की डेथ हो। मीजल्स की बात करें तो ये वाइडली, इसमें क्लियर नहीं है, लोग मर भी सकते हैं, नहीं भी मर सकते हैं। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो ये डिफरेंसेस है, आप इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं, ये डिफरेंसेस है बिटवीन मंकी पॉक्स, चिकन पॉक्स एंड मीजल्स के। अभी रिसेंट जो इंडिया में डेटा आया है कि 4 लोग जो हैं वो इंडिया में इंफेक्टेड हैं इस वायरस से, जिसमें से कि अकेले केरल में 3 है, दिल्ली में 1 है। तो केरल के 3 लोग जो हैं इनकी पास्ट ट्रैवलिंग हिस्ट्री रही है मिडिल ईस्ट से, तो हो सकता है कि ये लोग वहां से इन्फेक्ट होकर के आए हों। लेकिन इस वायरस को लेकर के सबसे जो एक कहिए कि फॉर्चुनेट है हम लोग इस बात के लिए कि ये एयरबॉर्न नहीं है, मतलब हवा में नहीं फैलता है, तो इस वजह से ये इसके स्प्रेड होने के चांसेस बहुत लो हैं। तो ये एक फॉर्चुनेट है हम कि ये वायरस जो है ये एयरबॉर्न नहीं है। अब आते हैं हम प्रिवेंशन पे कि प्रिवेंशन का क्या है। तो कोई भी डिजीज हो आपको, या मार्केट में कोई भी डिजीज चल रही हो, प्रिवेंशन का सबसे बेस्ट तरीका ना तो कोई वैक्सीन है ना ही कोई दवाई है। प्रिवेंशन का सबसे जो तगड़ा तरीका है वो होता है अवेयरनेस, कि आप बीमारी को लेकर के कितने अवेयर हैं। इस वीडियो के माध्यम से हो सकता है कि मैं करंट का टॉपिक आपका तैयार करा रहा हूं, हो सकता है कि आपसे एग्जाम में पूछ दे कि जेनेटिक मटेरियल ऑफ मंकी पॉक्स वायरस क्या होता है, तो आप ये बता लें। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस बात के लिए अवेयर भी कर रहा हूं कि कैसे अगर आपको इस वायरस के इन्फेक्शन से बचना है तो आपको क्या करना होगा, साथ ही साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं सोसाइटी के लिए। तो रेजिंग अवेयरनेस ऑफ द रिस्क फैक्टर एंड एजुकेटिंग पीपल, लोगों को बताइए इसके बारे में, इज द मेन प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी फॉर मंकी पॉक्स। क्यों? क्योंकि दवाई तो है नहीं। वैक्सीन की अगर बात करें तो एक ACAM 2000, ये वैक्सीन जो है ये स्मॉल पॉक्स के लिए दी जाती है। तो कहा जा रहा है कि कुछ हद तक ये वैक्सीन जो है ये इस वायरस के ऊपर भी, स्मॉल पॉक्स का जो वायरस की जो वैक्सीन है वो हो सकता है, वो ऐसा माना जा रहा है कि वो मंकी पॉक्स के लिए भी कारीगर है। लेकिन सबसे बड़ी जो स्ट्रेटेजी है वो है अवेयरनेस, कि आप अवेयर रहिए। अगर आप बीमार पड़े हैं तो खुद को क्वारंटीन कर लीजिए। अगर कोई आपके घर में बीमार पड़ा है तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपको उसके साथ कैसे ट्रीट करना है, उसके क्लोज कांटेक्ट में किसी को नहीं आने देना है, और इस तरीके से आप अपने आप को और अपने आसपास वालों को भी इस मंकी पॉक्स वायरस से बचा सकते हैं। तो फर्स्ट प्रिवेंशन की टेक्निक हो गई अवेयरनेस, कि आप अवेयर हो जाइए। सेकेंड है कि आप वैक्सीन्स का डेवलपमेंट करिए। तो वैक्सीन डेवलपमेंट इज नॉट अ वेरी इजी प्रोसेस, इट टेक्स नियर अबाउट 3 to 6 to even years फॉर डेवलपिंग अ वैक्सीन। तो हम टोटली वैक्सीन के भरोसे तो नहीं रह सकते हैं, लेकिन हाँ, ये जो वैक्सीन मैंने आपको बताया ACAM 2000, ये स्मॉल पॉक्स के लिए एक वैक्सीन है। इसका कहा जाता है कि असर है, ये मतलब इन्फेक्टेड, इसको लगा देने के बाद से पर्सन इन्फेक्ट हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम हो जा रही है, बट इट इज नॉट 100% इफेक्टिव। बट हाँ, अप टू सम एक्सटेंट हम इसे यूज कर सकते हैं इस वैक्सीन को। तो डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीनेशन। तीसरा है कि उन लोगों को वैक्सीनेट करना जो कि हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, जैसे कि हेल्थ वर्कर्स, वो लोग जो लोग लैब में काम कर रहे हैं, लेबोरेटरी पर्सन्स। तो ये लोग है क्या कि अब जैसे मान लीजिए कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं, ये अगर इन्फेक्ट हो गए तो इनसे दूसरे इन्फेक्ट हो जाएं, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि हेल्थ वर्कर्स जो होते हैं ये पर्सन टू पर्सन, पेशेंट टू पेशेंट इनका मूवमेंट रहता है। तो हो सकता है कि अगर एक पर्सन से ये इफेक्ट हो गए तो इनकी वजह से कई और लोग भी इन्फेक्ट हो जाए।
तो इन लोगों के लिए वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना, इनको वैक्सीनेट करना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। दूसरी चीज, वैक्सीनेट करने के साथ साथ इन हेल्थ वर्कर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग की भी जरूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेनिंग पर उतना जोर नहीं दिया जा रहा है, जिसकी की वजह से एक हेल्थ सेक्टर में और हेल्थ वर्कर्स के अंदर एक काफी, जैसे जो रूरल एरियाज हैं वहां पर बड़ा ही केयरलेस बिहेवियर देखा जाता है। अभी रिसेंट की न्यूज आप देखेंगे कि एक नर्स ने कोविड वैक्सीन लगाने के लिए उसको ड्यूटी दी गई थी और उस नर्स ने एक ही इंजेक्शन से 60 बच्चों को वैक्सीन ठोक दिया। तो इस प्रकार के जो भी केयरलेसनेस बिहेवियर होता है, इन सारी चीजों को अवॉइड करना है। और एज बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस वायरस को लेकर के, इस वायरस की प्रॉब्लम्स को लेकर के, इसके मोड्स ऑफ स्प्रेड और काफी सारी जो भी इससे प्रॉब्लम्स रिलेटेड इशू हैं जिनके बारे में हम नॉलेज रख रहे हैं, इसके बारे में हम दूसरों को अवेयर करें। धन्यवाद।